प्रिय श्रोतागण, आप सभी को प्रणाम। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि ब्रह्मांड की प्रारंभिक अवस्था क्या थी। ये ब्रह्मांड अपने शुरुआती स्तर पर कैसा था। जैसा कि आप सभी अभी तक जानते होंगे कि संसार की एक सबसे प्रचलित सिद्धांत है जिसे बिग बैंग थ्योरी कहते हैं। ये बिग बैंग थ्योरी आज वर्तमान में वैज्ञानिकों के लिए एक रुचि का विषय है। वर्तमान समय में आज घर घर में ये सिद्धांत प्रचलित है। ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं होगा जो इस बिग बैंग सिद्धांत के बारे में नहीं सुना होगा। ये बिग बैंग थ्योरी यानी महाविस्फोट सिद्धांत कहता है कि ब्रह्मांड की शुरुआती स्तर पर ये ब्रह्मांड एक एटम साइज के पॉइंट में सिकुड़ा हुआ था, कंप्रेस्ड था। उसके बाद एक बड़ा धमाका हुआ। उस विस्फोट, उस धमाके का कारण वैज्ञानिक बताते हैं कि डार्क मैटर और डार्क एनर्जी एक ऐसा पदार्थ जिसने उस बिग बैंग को फैला दिया, जिससे ये ब्रह्मांड अभी भी 10⁻28 मीटर पर सेकंड की स्पीड से फैलता जा रहा है। एडविन हबल एक कॉस्मोलॉजिस्ट थे जिन्होंने टेलीस्कोप से देखा कि गैलेक्सियां दूर जा रही हैं, जिससे उन्होंने कल्पना किया कि एक समय ये सारा ब्रह्मांड किसी सिंगल पॉइंट में समाया था और वहीं उसी में विस्फोट के चलते इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है, जिससे ये ब्रह्मांड लगातार फैलता चला जा रहा है। आज के जितने भी बड़े भौतिक वैज्ञानिक हैं, जितने भी थ्योरेटिकल फिजिसिस्ट हैं, उन्होंने बिग बैंग थ्योरी को इस तरह प्रचलित किया हुआ है कि उस बिग बैंग सिंगुलरिटी में इनफाइनाइट मास यानी अनंत द्रव्यमान था, हीट यानी टेम्परेचर भी इनफाइनाइट था, उस बिग बैंग सिंगुलरिटी में एनर्जी भी इनफाइनाइट थी। और इसी रूप में आप बिग बैंग सिद्धांत को मानते होंगे कि उसमें इनफाइनाइट टेम्परेचर था, इनफाइनाइट मास था, इनफाइनाइट हीट थी। लेकिन अगर बिग बैंग थ्योरिस्ट से यानी वैज्ञानिकों से ये पूछा जाता है कि उस बिग बैंग से पहले क्या था, तो वे वैज्ञानिक ऐसा कहते हैं कि उस बिग बैंग सिंगुलरिटी से पहले टाइम ही नहीं था। टाइम की शुरुआत भी वहीं से हुई है, इसलिए ये नहीं बताया जा सकता कि उससे पहले क्या था। जब उन वैज्ञानिकों से पूछा जाता है कि वो बिग बैंग यानी वो बिंदु कहाँ था जहाँ पर विस्फोट हुआ, वे कहते हैं कि उस समय स्पेस ही नहीं था, इसीलिए हम नहीं बता सकते कि वो बिग बैंग का सिंगुलरिटी कहाँ था। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि डार्क मैटर और डार्क एनर्जी ने विस्फोट किया, उसी की वजह से वो बिग बैंग का वो पॉइंट, वो सिंगुलरिटी फैलता चला गया। लेकिन डार्क मैटर और डार्क एनर्जी स्पेस में ही हो सकती हैं। इसका मतलब वैज्ञानिक ये भी मानते हैं कि जो बिग बैंग सिंगुलरिटी था उसमें स्पेस भी था। बिग बैंग थियरी पर मैं ऐसे अनेक प्रश्न उठा सकता हूँ जिसका जवाब किसी भी वैज्ञानिक के पास नहीं होगा, जिस पर अलग से कभी एक वीडियो बना दूंगा। लेकिन आज का विषय है कि ये ब्रह्मांड बना कैसे, क्योंकि जो संसार की सबसे प्रचलित सिद्धांत है बिग बैंग थ्योरी, उसका तो मैं खंडन कर रहा हूँ। तो वास्तव में इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई। आप में से भी कितने ही लोग कहते हैं कि मैं वही बताता हूँ जो आधुनिक वैज्ञानिक खोजते हैं। लेकिन आज की वीडियो को अंत तक देखकर आप खुद निश्चय करें कि क्या वास्तव में मैं वही बता रहा हूँ जो आधुनिक वैज्ञानिक कहते हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। मैं हूँ अद्वैत और आप देख रहे हैं ब्रह्मांड विज्ञान यूट्यूब चैनल। देखिए, ये ब्रह्मांड किसी बिग बैंग सिंगुलरिटी से नहीं बल्कि एक ऐसे इटर्नल पदार्थ से शुरू हुआ है जो पदार्थ नित्य है, शाश्वत है, सदैव से है और सदैव रहेगा। इस वीडियो में बिग बैंग थ्योरी के साथ कंपैरिजन करके मैं उस पदार्थ को बताने का प्रयास करूंगा। ब्रह्मांड की जो प्रारंभिक अवस्था थी, जो वास्तव में ब्रह्मांड की वास्तविक अवस्था है, उसके बारे में मैं बिग बैंग थ्योरी से कंपेयर करके बताऊंगा। तो आपको लगेगा कि वास्तव में मैं बिग बैंग थ्योरी का समर्थन नहीं कर रहा, बल्कि बिग बैंग थ्योरी का ठीक विपरीत बता रहा हूँ। तो ब्रह्मांड की प्रारंभिक अवस्था जो बिग बैंग थ्योरी महाविस्फोट सिद्धांत बताता है, उसका उल्टा ब्रह्मांड बनता है, उसके अनुसार नहीं बनता। बिग बैंग थ्योरी वाले कहते हैं कि ब्रह्मांड की प्रारंभिक अवस्था में एक सिंगुलरिटी होती है एटम साइज की। पहले तो वे कहते थे कि 0 साइज की, लेकिन अब उन्होंने अपने सिद्धांत में कुछ सुधार किए हैं और कह रहे हैं कि वो बिग बैंग की सिंगुलरिटी एटम की साइज की होती है। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि ब्रह्मांड की प्रारंभिक अवस्था में कोई बिग बैंग सिंगुलरिटी नहीं थी। ब्रह्मांड की प्रारंभिक अवस्था में सारा ब्रह्मांड अपने कारण रूप पदार्थ में लीन था, एक रस सर्वत्र सब जगह फैला रहता है। वो इटर्नल है, उसका अंत कभी नहीं होता। तो बिग बैंग थ्योरिस्ट कहते हैं कि उस समय बिग बैंग सिंगुलरिटी थी, उसी से ब्रह्मांड बना। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि ब्रह्मांड की प्रारंभिक अवस्था में सारा मटेरियल अपने फंडामेंटल स्टेट प्रकृति के रूप में सर्वत्र सब जगह एक रस फैला रहता है।
दूसरी तरफ बिग बैंग थ्योरी वाले कहते हैं कि उस पदार्थ में इनफाइनाइट मास था, उस बिग बैंग सिंगुलरिटी में इनफाइनाइट मास था, अनंत द्रव्यमान था। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि ब्रह्मांड की प्रारंभिक अवस्था में कोई द्रव्यमान नहीं था, कोई मास नहीं था। तो बिग बैंग थ्योरी वाले कहते हैं कि ब्रह्मांड की प्रारंभिक अवस्था में इनफाइनाइट मास था। हम कहते हैं कि जीरो मास था, कोई द्रव्यमान नहीं था, कोई मास नहीं था उस समय। फिर दूसरी तरफ बिग बैंग थ्योरी वाले कहते हैं कि उस बिग बैंग सिंगुलरिटी में, उस पॉइंट में इनफाइनाइट टेम्परेचर था, तापमान अनंत था। देखिए, टेम्परेचर कहते हैं जब दो मॉलिक्यूल या एटम या पार्टिकल गति कर रहे हों, उनकी गति जितनी तेज़ होती है उसमें उतना ही अधिक एनर्जी होती है। तो वही एनर्जी, वही उसका गति टेम्परेचर का कारण बनता है। तो जिसमें गति हो रही हो उसी में टेम्परेचर हो सकता है। इसका मतलब वैज्ञानिक ये भी मानते हैं कि उस समय उस पॉइंट में गति हो रही थी, क्योंकि वे बताते हैं कि उस पर इनफाइनाइट टेम्परेचर था, अनंत तापमान था। इसका मतलब बिग बैंग थ्योरिस्ट मानते हैं कि उस बिग बैंग सिंगुलरिटी में इनफाइनाइट टेम्परेचर था, अनंत तापमान था। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि ब्रह्मांड की प्रारंभिक अवस्था में, इनिशियल स्टेट में कोई टेम्परेचर नहीं था, कोई तापमान नहीं था, बल्कि कह सकते हैं कि इनफाइनाइट कोल्डनेस था। तापमान या फिर हीट वहाँ हो सकता है जहाँ पर वो पदार्थ गति कर रहा हो। अगर पहले से ही वो पदार्थ गति कर रहा था तो ब्रह्मांड बना ही क्यों? तो इससे ये भी सिद्ध हो गया कि जो वैज्ञानिक कहते हैं कि टेम्परेचर यानी तापमान इनफाइनाइट था, मतलब एनर्जी भी इनफाइनाइट थी। इससे ये भी सिद्ध हो गया कि एनर्जी भी नहीं थी, कोई ऊर्जा नहीं थी उस समय, सब कुछ शांत था। अगला, बिग बैंग थ्योरिस्ट कहते हैं कि उस सिंगुलरिटी में, उस बिग बैंग सिंगुलरिटी में डार्क मैटर और डार्क एनर्जी भी थी, क्योंकि अगर डार्क मैटर और डार्क एनर्जी ना हो तो ब्रह्मांड बन ही नहीं सकता। इसीलिए इस पदार्थ का भी होना अनिवार्य था, क्योंकि यही पदार्थ है जो ब्रह्मांड को फैला रहा है, एक्सपेंड कर रहा है। लेकिन आपको आश्चर्य होगा ये जानकर कि डार्क मैटर और डार्क एनर्जी एक पदार्थ है, ये भी स्पेस यानी अंतरिक्ष से स्थूल पदार्थ है। इस पदार्थ में भी गति होती है, एक्टिविटी होती है। भले ही ये डार्क मैटर, डार्क एनर्जी एक अदृश्य पदार्थ है, हमारी आंखों से नहीं दिख सकता, लेकिन इसमें भी फोर्स होता है, गति होती है, वाइब्रेशन होता है, एक्टिविटी होती है। और वैदिक विज्ञान स्पष्ट तौर पर कहता है कि जिसमें गति है, क्रिया है, फोर्स है, रिपल्सिव फोर्स हो या फिर अट्रैक्टिव फोर्स हो, जिसमें गति है, क्रिया है, फोर्स है, उस पदार्थ की कभी न कभी उत्पत्ति हुई है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि ब्रह्मांड की प्रारंभिक अवस्था में कोई डार्क मैटर, कोई डार्क एनर्जी नहीं थी। ये डार्क मैटर, डार्क एनर्जी वायु तत्व के स्तर का एक पदार्थ है। इससे सूक्ष्म स्पेस है, फिर मनस तत्व, फिर अहंकार तत्व, फिर महत तत्व, तब जाकर प्रकृति की बात आती है। तो ये डार्क मैटर, डार्क एनर्जी भी कभी न कभी उत्पन्न हुआ है। तो जो वैज्ञानिक कहते हैं कि बिग बैंग सिंगुलरिटी में, उस पॉइंट में डार्क मैटर और डार्क एनर्जी भी थी, वास्तव में ब्रह्मांड की प्रारंभिक अवस्था में कोई डार्क मैटर, कोई डार्क एनर्जी नहीं होती। वैदिक विज्ञान इस डार्क मैटर, डार्क एनर्जी यानी असुर पदार्थ, असुर ऊर्जा से भी कई स्तर पीछे की बात करता है। तब जाकर ब्रह्मांड की प्रारंभिक अवस्था आती है, जो कि सब जगह सर्वत्र फैला एक जड़ पदार्थ है, उसका अंत कभी नहीं होता। जिन्होंने स्ट्रिंग थियरी के बारे में सुना होगा वे मेरी बातों को समझ रहे होंगे। जिस तरह पिछले वीडियो में डार्विन के विकासवाद को, जो उनकी थियरी थी, उसे मूर्खता भरा सिद्धांत मैंने सिद्ध किया था, इसी प्रकार ये बिग बैंग सिद्धांत कोई थियरी या सिद्धांत नहीं है, बल्कि वैज्ञानिकों का सबसे बड़ा भ्रम है। और जिस सिंगुलरिटी की वे कल्पना करते हैं, वास्तव में ऐसी कोई सिंगुलरिटी थी ही नहीं। उस समय ब्रह्मांड की प्रारंभिक अवस्था में जो प्रकृति यानी इटर्नल पदार्थ होता है, वो सर्वत्र सब जगह समान रूप से एक रस होकर फैला हुआ व्याप्त रहता है। उस पदार्थ में कोई मास या द्रव्यमान नहीं होता, कोई चार्ज नहीं होता, कोई स्पेस नहीं होता, कोई डार्क मैटर, कोई डार्क एनर्जी नहीं होती, कोई वैक्यूम एनर्जी नहीं होती, कोई भी पार्टिकल्स नहीं होता, और ना तो कोई प्राण व छंद रूपी वाइब्रेशन होते हैं, जिसे आधुनिक वैज्ञानिक स्ट्रिंग कहते हैं। ब्रह्मांड की प्रारंभिक अवस्था में ये स्ट्रिंग भी नहीं होता। लेकिन आप स्ट्रिंग थ्योरिस्ट से सुनते हैं कि जो पार्टिकल होते हैं वे स्ट्रिंग से बने हैं, और ये स्ट्रिंग अनादि है, इटर्नल है। लेकिन स्ट्रिंग में भी एक्टिविटी होती है, वाइब्रेशन होता है, गति करती है, इसीलिए स्ट्रिंग की भी कभी न कभी उत्पत्ति हुई है। तो ये स्ट्रिंग भी ब्रह्मांड की प्रारंभिक अवस्था नहीं हो सकती। ये स्ट्रिंग फंडामेंटल पदार्थ नहीं है, बल्कि फंडामेंटल पदार्थ प्रकृति है। अभी तक मैंने प्रकृति के बारे में जो भी बताया कि उसमें कोई मास नहीं होता, कोई चार्ज नहीं होता, कोई हीट नहीं होती, कोई एनर्जी नहीं होती,
इसी प्रकार आधुनिक वैज्ञानिक कहते हैं कि बिग बैंग सिंगुलरिटी में कोई टाइम नहीं होता, लेकिन वैदिक विज्ञान कहता है कि प्रारंभिक अवस्था में टाइम भी होता है, काल तत्व तो होता है, लेकिन वो निष्क्रिय पड़ा रहता है, उस समय क्रिया नहीं करता। काल का भी अंत कभी नहीं होता, ये सदैव से है और सदैव रहेगा। ये काल भी एक सूक्ष्म पदार्थ है जो सृष्टि की उत्पत्ति के समय सबसे पहले उत्पन्न होता है वाइब्रेशन के रूप में। तो सबसे सूक्ष्म, सबसे छोटा वाइब्रेशन ये काल ही होता है, जिसे ओम रूपी वाइब्रेशन कहते हैं। अभी तक प्रकृति के बारे में मैंने जो भी बताया, मास के बारे में, चार्ज के बारे में, स्पेस के बारे में, एनर्जी के बारे में, टाइम के बारे में, कि इसमें कोई गुण नहीं होता। आइए इन सभी गुणों को प्रकृति पदार्थ के बारे में डिटेल में समझने का प्रयास करते हैं। सृष्टि के आदि में दो महान वैज्ञानिकों महर्षि भगवान ब्रह्मा और महादेव भगवान शिव जी ने, इन दो महान वैज्ञानिकों ने और महर्षि वशिष्ठ जी ने, इन लोगों ने प्रकृति के 30 से भी अधिक गुणों की चर्चा की है। आइए प्रकृति के बारे में इन गुणों पर एक एक करके लगाते हैं और देखते हैं कि अपने महान ऋषियों महर्षियों द्वारा बताए गए इन गुणों पर ये मैच करते हैं या फिर नहीं। प्रकृति पदार्थ यानी ब्रह्मांड की प्रारंभिक अवस्था का पहला गुण है कि वो पदार्थ नित्य है। पहला, वो प्रकृति पदार्थ नित्य है, यानी वो सदैव से है और सदैव रहेगा। उस पदार्थ का कभी भी अंत नहीं होगा, यानी वो इटर्नल है। वास्तव में वही जड़ पदार्थ इटर्नल या नित्य हो सकता है जिसमें कोई भी मास ना हो, कोई भी चार्ज ना हो, कोई भी एक्टिविटी या वाइब्रेशन ना हो और कोई भी डार्क मैटर, डार्क एनर्जी, स्पेस ये सब ना हो। वही पदार्थ नित्य हो सकता है। तो वही प्रकृति, उसमें ऐसा कोई भी गुण नहीं होता, इसीलिए वही ब्रह्मांड की प्रारंभिक अवस्था है। दूसरा गुण है उस ब्रह्मांड की प्रारंभिक अवस्था का, उस प्रकृति पदार्थ का, कि वो एक है। वास्तव में इस सृष्टि में ऐसा कोई भी जड़ पदार्थ नहीं है जो एक हो। समुद्र यानी महासागर को देखकर लगता है कि ये एक होगा। इसी प्रकार वायु को और इस पूरे स्पेस को देखकर लगता है कि ये एक ही है। लेकिन अगर आप समुद्र या महासागर के सूक्ष्म स्ट्रक्चर पर जाएंगे तो वो मॉलिक्यूल, एटम, पार्टिकल इनसे बना हुआ है। जो पानी होता है, जल होता है, इन्हीं पदार्थों के विशेष संयोग से बनता है। इसी प्रकार वायु हो गया, और ये खुद स्पेस भी, इसकी भी एक स्ट्रक्चर है। स्पेस की भी एक यूनिट होती है जो अलग अलग स्ट्रिंग से मिलकर बने होता है। तो ये स्पेस भी एक नहीं है। इस ब्रह्मांड में जो भी पदार्थ आप जानते हैं, भविष्य में जान पाएंगे अथवा नहीं भी जान पाएंगे। ऐसा कोई भी पदार्थ नहीं है जो एक हो, लेकिन प्रकृति एक है। मास यानी द्रव्यमान होता है इलेक्ट्रॉन में, लेकिन इस ब्रह्मांड में इलेक्ट्रॉन की गिनती नहीं हो सकती है। फोटॉन में भी कुछ न कुछ मास होता है। इसी प्रकार वायु तत्व यानी वैक्यूम एनर्जी में भी मास होता है। स्पेस में भी कुछ न कुछ मास होता है, इसीलिए पार्टिकल से वो इंटरेक्ट करता है। भले ही आधुनिक वैज्ञानिक इनकारते हैं कि स्पेस में कोई मास नहीं होता, लेकिन स्पेस में भी मास होता है। रिचर्ड पी फाइनमैन जैसे महान वैज्ञानिकों ने इसे स्वीकारा है। स्पेस में मास भी होता है, चार्ज भी होता है, लेकिन उस प्रकृति पदार्थ में कोई मास या चार्ज नहीं होता। कोई भी एक्टिविटी या क्रिया नहीं होती। जिसमें भी एक्टिविटी, क्रिया, मास, चार्ज, एनर्जी ये सब होता है, वो एक नहीं हो सकता। इसीलिए प्रकृति एक है। अगला गुण है उसका अणु। वह पदार्थ सूक्ष्म से सूक्ष्म है, उससे भी सूक्ष्म कोई पदार्थ नहीं है इस ब्रह्मांड में। कोई भी जड़ पदार्थ उस प्रकृति के समान सूक्ष्म नहीं है। सबसे सूक्ष्म वही पदार्थ हो सकता है जिसमें कोई भी मास, चार्ज, एनर्जी, टेम्परेचर, फोर्स ये सब ना हो, एक्टिविटी भी, वाइब्रेशन भी, ये सब जिसमें नहीं होता, वही सबसे सूक्ष्म पदार्थ हो सकता है। अगला गुण है उस प्रकृति पदार्थ का व्यापी। वो सर्वत्र सब जगह समान रूप से फैला हुआ है। व्यापकता में आप जाएंगे तो अंतरिक्ष आएगा, आप कहेंगे कि ये स्पेस सबसे बड़ा है। स्पेस के बाद भी आप कहेंगे कि ब्रह्मांड सबसे बड़ा हो सकता है, लेकिन इस ब्रह्मांड से भी बड़ा है वो प्रकृति पदार्थ, वो प्रारंभिक अवस्था, वो इटर्नल पदार्थ जिससे इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है। अगला गुण है उस पदार्थ का क्रियाहीन, यानी उसमें कोई भी एक्टिविटी नहीं होती। आप जितने भी पार्टिकल्स को देखते हैं उसमें एक्टिविटी, क्रिया होती है, वो क्रियाहीन नहीं है। जितने भी वायु तत्व को देखते हैं, वैक्यूम एनर्जी, डार्क मैटर, डार्क एनर्जी को देखते हैं, उसमें भी क्रिया होती है। इसी प्रकार स्पेस भी सूक्ष्म यूनिट स्ट्रक्चर से बना है, तो स्पेस में भी क्रिया होती है। भले ही आप उसे ना जान पाएं, लेकिन उसमें क्रिया होती है। इस ब्रह्मांड में भी क्रिया हो रही है, ग्रह, तारे और गैलेक्सियों में भी क्रिया हो रही है, लेकिन उस प्रकृति पदार्थ में कोई क्रिया नहीं हो रही है। वो क्रियाहीन है, एक्टिविटी लेस है। अगला गुण है उस ब्रह्मांड की प्रारंभिक अवस्था का, प्रकृति पदार्थ का, कि वो पदार्थ अहेतुक है।
उसका कोई कारण नहीं है। सृष्टि में जो भी पदार्थ उत्पन्न होता है वो तभी उत्पन्न होता है जब उसका कोई कारण होता है। उसके इनिशियल स्टेट में, उसके प्रारंभिक अवस्था में कोई ना कोई कारण होता है, इसीलिए उत्पत्ति होती है। लेकिन प्रकृति पदार्थ का कोई कारण नहीं होता। वास्तव में ब्रह्मांड की वो प्रारंभिक अवस्था ऐसी है, वो इटर्नल पदार्थ ऐसा है जिसे ईश्वर ने भी नहीं बनाया। वो ब्रह्मांड की स्वाभाविक अवस्था है। इस सृष्टि के अगर सारे फोर्स, सारे बल इसी समय समाप्त हो जाएं, तो ये ब्रह्मांड बिना किसी क्रिया के अपने आप उसी प्रारंभिक अवस्था में चला जाएगा। ये पूरी सृष्टि फोर्स के समाप्त होते ही प्रकृति पदार्थ में बदल जाएगी। तो ये स्वाभाविक अवस्था है, इसे ईश्वर ने भी नहीं बनाया। ईश्वर और ये प्रकृति और हम जीवात्माएं, ये तीन पदार्थ नित्य हैं। इन तीनों को कोई नहीं बनाता। ईश्वर ने हम सूक्ष्म जीवात्माओं को भी नहीं बनाया। और ये ब्रह्मांड का बनना और नष्ट होना, ये चक्र अनादि है, सदैव से चल रहा था और सदैव से है। कोई ये नहीं कह सकता कि पहले सृष्टि बनी या फिर पहले सृष्टि का नाश हुआ। ये चक्र अनादि है। लेकिन वो प्रकृति पदार्थ, ईश्वर और तत्वतः हम सूक्ष्म जीवात्माएं, ये तीनों कभी नहीं बने। इसीलिए सृष्टि बन रही है और नष्ट हो रही है। ये नहीं कहा जा सकता कि पहले सृष्टि बनी है या फिर नष्ट हुई है। और ये भी नहीं कहा जा सकता कि सृष्टि कब से बनी है, क्योंकि काल जो प्रकृति में सुषुप्ति अवस्था में सोया रहता है, ये भी अनंत है। ये भी सदैव से है और सदैव से रहेगा। इसीलिए ये भी नहीं बताया जा सकता कि सृष्टि की शुरुआत कभी हुई हो। ये सदैव से हो रहा है और सदैव से होगा। तो ये प्रकृति पदार्थ ब्रह्मांड की स्वाभाविक अवस्था है, उसे किसी ने नहीं बनाया। वो सदैव से है और सदैव रहेगी। ईश्वर ने भी उसे नहीं बनाया। लेकिन आप जानते हैं कि मास यानी द्रव्यमान की उत्पत्ति हुई है, उसमें प्रॉपर्टीज़ होती हैं। इसी प्रकार चार्ज की भी उत्पत्ति हुई है, स्पेस की भी उत्पत्ति होती है, डार्क मैटर, डार्क एनर्जी की भी उत्पत्ति होती है। इन सब की उत्पत्ति होती है, इसका मतलब ये किसी कारण पदार्थ से जन्मे हैं। लेकिन वो प्रकृति पदार्थ अहेतुक है, उसका कोई कारण नहीं है। अगला गुण है ब्रह्मांड की प्रारंभिक अवस्था का, वो अग्राह्य इंद्रिय है, यानी किसी भी इंद्रियों से उसे डिटेक्ट नहीं किया जा सकता। जैसे आप किसी भी पदार्थ को इलेक्ट्रॉन या फोटॉन आदि पार्टिकल्स के द्वारा ही देख पाते हैं, लेकिन इन पार्टिकल को किसी भी प्रकार नहीं देखा जा सकता। इन्हीं पदार्थों के बाद न देख पाने की वजह से वैज्ञानिक कहते हैं कि सब जगह अंधकार ही अंधकार है। एक डार्क मैटर, डार्क एनर्जी नामक पदार्थ पूरे ब्रह्मांड में सर्वत्र सब जगह फैला हुआ है। वो आंखों से नहीं देखा जा सकता, उसे किसी भी प्रकार डिटेक्ट नहीं किया जा सकता। जैसे हम किसी भी पदार्थ को एक घ्राण इंद्रिय के माध्यम से सूंघते हैं, रसना इंद्रिय के माध्यम से चखते हैं और चक्षु इंद्रिय के माध्यम से जो मन के अंदर एक सूक्ष्म इंद्रिय होती है, वही आपके सामने के पदार्थों को आंखों द्वारा दिखाती है। इसी प्रकार जो स्पर्श इंद्रिय होती है, उसी से आप स्पर्श करके गर्म, ठंडा या फिर जो भी अनुभव करते हैं वो स्पर्श इंद्रिय से करते हैं। इसी प्रकार जिन शब्दों को आप सुन पा रहे हैं, वो भी मन के अंदर एक श्रोत इंद्रिय है, जिससे आप हमारे शब्दों को सुन पा रहे हैं। इसी प्रकार हमारा मन, जो कि बहुत सूक्ष्म एक पदार्थ है, स्पेस से भी सूक्ष्म होता है, एक सूक्ष्म पदार्थ है ये मन। उस मन रूपी पदार्थ से आप कल्पना कर पाते हैं और बुद्धि रूपी उस महत्व रूपी पदार्थ से आप निश्चय कर पाते हैं। ये सभी इंद्रिय हैं, इनसे भी उस प्रकृति को कभी नहीं जाना जा सकता। लेकिन ऋषि मुनि कहते हैं कि अग्राह्य इंद्रिय, वो प्रकृति पदार्थ, वो ब्रह्मांड की प्रारंभिक अवस्था इंद्रियों से कभी नहीं जानी जा सकती। उसे एक सिद्ध योगी अपनी आत्मा में ही स्थित होकर जान सकता है। जब आप पूरे ब्रह्मांड को वैदिक विज्ञान के माध्यम से समझते हुए जाएंगे, ध्यान समाधि आदि लगाएंगे, तो जब आत्मा की ऐसी स्थिति आएगी, जब वो बुद्धि से भी खुद को अलग समझेगा, खुद को एक चेतन पदार्थ समझेगा जो कि नित्य है, तब जाकर वो प्रकृति पर ध्यान लगाकर उस पदार्थ के बारे में जान सकता है। उसे केवल आत्मा ही जान सकता है, वो भी कोई सिद्ध योगी हो, महान ऋषि हो। अन्यथा किसी भी टेक्नोलॉजी से, किसी भी इंद्रिय से या फिर कल्पना करके भी उस पदार्थ को नहीं जाना जा सकता। वही है ब्रह्मांड की प्रारंभिक अवस्था, जिसे प्रकृति कहते हैं। ब्रह्मांड की स्वाभाविक अवस्था भी वही है। उस प्रारंभिक अवस्था को, उस इटर्नल पदार्थ प्रकृति को इसीलिए नहीं देखा जा सकता क्योंकि वो अव्यक्त है, वो व्यक्त नहीं है। निष्क्रिय रूप में वो सर्वत्र सब जगह एक रस होकर पड़ा रहता है। उस ब्रह्मांड की प्रारंभिक अवस्था में जो पदार्थ रहता है, उसका गुण ऋषियों ने बताया तम, यानी वो अंधकारमय है। उतना अंधकार जितना कि आप कल्पना नहीं कर सकते। हम आँखों से इस ब्रह्मांड को देख पाते हैं, फोटॉन आदि पार्टिकल के माध्यम से सब कुछ अनुभव कर पाते हैं। लेकिन जब वैज्ञानिकों से पूछा जाए कि इन पार्टिकल को या फिर इनसे सूक्ष्म किससे देखें,
तो वैज्ञानिक कहते हैं कि इन्हीं पार्टिकल के द्वारा हम आगे के पदार्थों को देखते हैं, लेकिन जो इनसे सूक्ष्म डार्क मैटर, डार्क एनर्जी ये सब होती है, स्पेस होता है, इन पदार्थों को हम किसी भी टेक्नोलॉजी से कभी नहीं देख सकते। यहीं पर वे कहते हैं कि यही अंधकार है, लेकिन आपको आश्चर्य होगा ये जानकर कि डार्क मैटर, डार्क एनर्जी हो, स्पेस हो, इनसे भी अनंत गुना अंधकार होता है प्रकृति में। उतना अंधकार कल्पना में भी संभव नहीं है, इसीलिए ऋषियों ने उसे तम कहा। अगर किसी भी पदार्थ में मास है, द्रव्यमान है, इसका मतलब उसमें गति भी है। तो जिस पदार्थ में गति है उसमें कुछ न कुछ तो प्रकाश अवश्य होगा, भले ही हम उसे ना देख पाएँ। लेकिन अगर वाइब्रेशन है, गति है, एक्टिविटी है, तो उसमें प्रकाश होगा। उसमें अंधकार भले ही होगा, लेकिन कुछ न कुछ प्रकाश भी होगा। लेकिन उस प्रकृति पदार्थ में कोई भी मास, चार्ज, टेम्परेचर, एनर्जी, हीट ये सब कुछ नहीं होता, एक्टिविटी भी नहीं होती। इसीलिए उस पदार्थ में कोई भी प्रकाश नहीं होता, वो अनंत अंधकारमय है। और इस सृष्टि में कोई भी डार्क मैटर हो, डार्क एनर्जी हो, उसमें भी कुछ न कुछ प्रकाश होगा, भले ही उसे हम कभी ना डिटेक्ट कर पाएँ। लेकिन अगर वो गति कर रहा है, वाइब्रेट कर रहा है, तो उसमें प्रकाश यानी कुछ न कुछ लाइट भी होगा। लेकिन ब्रह्मांड की प्रारंभिक अवस्था प्रकृति में कोई लाइट नहीं होती, वो अनंत अंधकारमय एक पदार्थ है। उस ब्रह्मांड की प्रारंभिक अवस्था में जो पदार्थ होता है उसे ऋषियों ने सनातन कहा है, यानी उसका अंत कभी नहीं होता, वो सदैव से है और सदैव रहेगा। जिसमें भी मास, चार्ज, टेम्परेचर, एक्टिविटी, वाइब्रेशन ये सब होता है, भले ही वो स्ट्रिंग ही क्यों ना हो, इसका मतलब उसकी उत्पत्ति हुई है। लेकिन प्रकृति में कोई भी मास, चार्ज, टेम्परेचर, एनर्जी, वाइब्रेशन, एक्टिविटी ये सब कुछ नहीं होता, कोई भी फोर्स नहीं होता, कोई भी साउंड या ध्वनि नहीं होती। इसीलिए वो पदार्थ सदैव से है, सदैव रहेगा, सनातन है। उस ब्रह्मांड की प्रारंभिक अवस्था का, उस इटर्नल पदार्थ का अगला गुण है अनून, यानी वो जरा सा भी कम नहीं होता, वो न्यून हो ही नहीं सकता। अभी तक आप जिस भी पदार्थों के बारे में जानते होंगे, जैसे मिट्टी, अगर इसे घड़ा बनाएंगे फिर वो मिट्टी कम हो जाएगी, जितना घड़ा बनाएंगे उतना मिट्टी खर्च हो जाएगी। इसी प्रकार इस ब्रह्मांड में जो पार्टिकल हैं, अगर उनमें से आप कुछ पार्टिकल को भी उपयोग में ले लें, तो बाकी बचे पार्टिकल में से जितने भी पार्टिकल आपने उपयोग में लिए हैं उतने तो कम हो जाएंगे। इसी प्रकार डार्क मैटर, डार्क एनर्जी भी है। इन पदार्थों को आप इस ब्रह्मांड से जितना भी खर्च करेंगे ये तो वहाँ से समाप्त होते जाएंगे। लेकिन ये प्रकृति एक ऐसा पदार्थ है, जो भी पदार्थ आप देख पा रहे हैं सब कुछ उसी प्रकृति से बना हुआ है। स्पेस, डार्क मैटर, डार्क एनर्जी, मनस्तत्व, अहंकार और ये महत तत्व, सूर्य, तारे, गैलेक्सी, सभी ग्रह और ये पूरा ब्रह्मांड, इतना सब कुछ उस ब्रह्मांड की प्रारंभिक अवस्था से बन गया। लेकिन वो पदार्थ जरा सा भी खर्च नहीं हुआ, उसमें इतना भी न्यूनता नहीं आई। फिर पूरा ब्रह्मांड समाप्त होकर उसी पदार्थ में मिल जाएगा, लेकिन फिर भी वो प्रकृति पदार्थ जरा सी भी न्यून या कम नहीं होगी। यही उस पदार्थ की खासियत है। इसीलिए वो पदार्थ अनून है, यानी जरा सा भी कम नहीं होती। जितनी थी सृष्टि बनने से पहले उतनी अभी भी है और उतनी सदैव रहेगी। पिछले अनंत काल से जो ब्रह्मांड बन रहा है, नष्ट हो रहा है, ये होता रहेगा, लेकिन प्रकृति में इतनी भी कमी नहीं हो सकती। इसीलिए वो पदार्थ अनून है, यानी कम नहीं होता और इटर्नल है, सदैव से है और सदैव रहेगा। अगला गुण ऋषियों ने बताया अकंप, यानी वो पदार्थ कंपन नहीं करता, उसमें कोई भी वाइब्रेशन नहीं होता। वास्तव में स्ट्रिंग जो कि पार्टिकल से भी सूक्ष्म होती हैं उनमें भी वाइब्रेशन होता है। ये कहें कि स्ट्रिंग वाइब्रेशन का ही एक रूप है, लेकिन उस ब्रह्मांड की प्रारंभिक अवस्था में कोई भी वाइब्रेशन नहीं होता, कोई भी कंपन नहीं होता। इसीलिए महान ऋषियों ने उसे अकंप कहा है। ब्रह्मांड की प्रारंभिक अवस्था में जो प्रकृति पदार्थ रहता है, महर्षि वशिष्ठ जी ने उसे अक्षर रूप कहा है, यानी अव्यक्त अक्षरों का रूप है वो पदार्थ। ये 64 जो अक्षर होते हैं अनंत रूप से उस प्रकृति में निष्क्रिय पड़े रहते हैं। फिर जब ब्रह्मांड बनता है तो उसी अक्षरों से बनना शुरू होता है। कई वीडियो में मैं ये प्रूव कर चुका हूँ कि ये पूरा ब्रह्मांड अक्षरों से बना है, वैदिक मंत्रों से बना है। ये पार्टिकल, वेव्स, स्पेस, वैक्यूम एनर्जी, डार्क मैटर, डार्क एनर्जी, ग्रह, तारे, गैलेक्सीज सब कुछ अक्षरों से, वैदिक मंत्रों से बने हुए हैं, जिन्हें केवल सिद्ध योगी समाधि में स्थित होकर सुन सकता है। तो यही है ब्रह्मांड की प्रारंभिक अवस्था। एक तरफ आधुनिक वैज्ञानिक कहते हैं कि बिग बैंग थ्योरिस्ट कहते हैं कि बिग बैंग सिंगुलरिटी में इनफाइनाइट मास था, इनफाइनाइट टेम्परेचर था, इनफाइनाइट हीट थी, इनफाइनाइट एनर्जी थी। स्पेस का होना भी वे मानते हैं, डार्क मैटर, डार्क एनर्जी का होना मानते हैं।
लेकिन वैदिक विज्ञान जो ब्रह्मांड की प्रारंभिक अवस्था के बारे में बताता है, जो इटर्नल पदार्थ प्रकृति होता है, उसमें कोई भी मास नहीं होता, कोई भी चार्ज नहीं होता, कोई भी स्पेस नहीं होता, डार्क मैटर डार्क एनर्जी नहीं होती, कोई भी एक्टिविटी नहीं होती, कोई भी साउंड नहीं होता, कोई भी वाइब्रेशन नहीं होता। तो हम आधुनिक विज्ञान का समर्थन नहीं कर रहे हैं, या फिर हम वो नहीं बता रहे हैं जो आधुनिक विज्ञान बिग बैंग थ्योरी वाले या फिर थ्योरेटिकल फिजिसिस्ट बताते हैं, बल्कि हम उनके उल्टे चल रहे हैं और उनसे कई स्टेप पीछे की बात कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि डार्विनवाद के विकासवाद की तरह ये बिग बैंग थ्योरी भी आपको लग रही होगी कि ये भी एक भ्रम है। आप में से कितने ही लोग कह रहे होंगे कि जो गैलेक्सियों का दौड़ जाना, जो कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन से ये सब सिद्ध हुआ है, रेड शिफ्ट, इन सब से जो प्रूव हुआ है कि ब्रह्मांड की प्रारंभिक अवस्था बिग बैंग सिंगुलरिटी ही थी, इन सब तर्कों का जवाब जो आप कहते हैं कि गैलेक्सियों का दौड़ जाना टेलीस्कोप से सिद्ध हो चुका है, कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन से प्रूव हो चुका है कि बिग बैंग थ्योरी ही सही है। वास्तव में इन सब विषयों पर कई वीडियो मेरी है, चैनल पर जाकर देख सकते हैं। जो ये कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन कहते हैं वो वैक्यूम एनर्जी का टेम्परेचर है, स्पेस का टेम्परेचर है, उसे वे समझ ही नहीं पा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ब्रह्मांड की प्रारंभिक अवस्था क्या थी, इस पर आपको विश्वास हो गया होगा कि जो ब्रह्मांड की प्रारंभिक अवस्था होती है, सृष्टि के शुरुआत में जो इटर्नल पदार्थ होता है वो प्रकृति ही है। और साथ ही साथ आपको वैदिक विज्ञान पर, सनातन धर्म पर गर्व भी होगा। मुझे लगता है कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।